हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा रास मैप काइनेस कैस्केड या रास मैप काइनेस सिग्नलिंग पाथवे। ये सिग्नलिंग पाथवे किस सिग्नल के आने पे रिस्पॉन्ड करता है, किस पे बेस्ड होगा, ये सब हम स्टडी करेंगे। ये पाथवे भी किस पे बेस्ड पाथवे, आरटीकेस पे बेस्ड पाथवे। ये भी किस पे बेस्ड पाथवे, बेसिकली आपका आरटीकेस बेस्ड पाथवे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीकेस बेस्ड पाथवे होगा। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जिनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। हो सकता है वो कपल्ड हो या हो सकता है वो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी हो। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। रास मैप काइनेज कैस्केड के सिग्नल कौन होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कब चलेगा, क्या सिग्नल होगा, रिसेप्टर की स्ट्रक्चर क्या होगी, रिसेप्टर क्या होगा, ये तो हम देख चुके हैं। आरटीकेस के रिसेप्टर होंगे। जो भी सेल मेम्ब्रेन या जो भी सेल रास मैप काइनेस कैस्केड को फॉलो करेगी, उन सेल की सरफेस पे आरटीकेस के रिसेप्टर्स होंगे। आरटीकेस के रिसेप्टर में वही हमने देखा था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, जिसके ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास काइनेस एक्टिविटी होगी, जो उसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कराएगी। कब, जब सिग्नल आके उससे बाइंड होगा। ठीक है, रैस मैप काइनेज होता क्या है, किस सिग्नल के आने पे एक्टिवेट होता है। रैस मैप काइनेज के केस में कहा जाता है कि सबसे पहले एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर के केस में, एपिडर्मल कहा जाए या ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड हो सकते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, ये एज अ सिग्नल वर्क करते हैं। एक बात और, रैस मैप काइनेज कैस्केड कब और एक्टिवेट हो सकता है, जब इंसुलिन आके बाइंड हो, तब भी ये मैप काइनेज कैस्केड चलता है। तो आज हम वही स्टडी करेंगे, जब एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल इंसुलिन अगर आरटीकेस की सरफेस पे आके बाइंड हो जाएगा, एज अ सिग्नल वर्क करेगा, तब रैस मैप काइनेज कैस्केड कैसे चलेगा। दोनों में यदि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड होंगे, तब कैसा पाथवे चलेगा, स्लाइटली डिफरेंस है। बट अभी हम कैसे, मेनली कोई भी सिग्नलिंग पाथवे चलेगा तो डिफरेंस कहाँ आएगा, जीन एक्सप्रेशन में। कहाँ आएगा डिफरेंस, बेसिकली आपका जीन एक्सप्रेशन में। सपोज इंसुलिन आके बाइंड किया है तो वो अलग टाइप की जीन को एक्सप्रेस करेगा, अलग जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएगा। यदि ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड किए हैं तो वो उससे रिलेटेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएंगे। बट बेसिकली रास मैप काइनेज कैस्केड क्या होगा, वो दोनों में सिमिलर होगा। ठीक है, तो कैसे चलेगा। मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। क्या होता है मैप, बेसिकली क्या कहलाता है आपका, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। मतलब माइटोजन क्या है, एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स होंगे जो किसको, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी को, किसी का फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी को एक्टिवेट कराएंगे। ये माइटोजन बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइटोसिस के लिए या सेल डिवीजन के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो भी सिग्नल आके बाइंड होंगे, यदि रास मैप काइनेज कैस्केड चल रहा है तो वो सेल का डिवीजन या सेल प्रोलिफरेशन कराने का काम करेगा, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जहां भी रेस मैप काइनेज कैस्केड चलेगा वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पाथवे, या सेल प्रोलिफरेशन, या उसमें बेसिकली क्या चलेगा, माइटोसिस एक्टिविटी होगी। ठीक है, रैस क्यों कहा गया इसको, रैस मैप काइनेज कैस्केड क्यों कहा गया, क्योंकि जब तक रैस एक्टिवेटेड नहीं होगा, तब रैस प्रोटीन एक्टिवेटेड नहीं होगी, तब तक आपका मैप काइनेज का कैस्केड ऑन नहीं हो सकता। मैप काइनेज कैस्केड में तीन टाइप के बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स होती है वो तीन टाइप की होती हैं, RAF1, MEK और ERK। ये तीनों क्या चलाती है, मैप काइनेज कैस्केड चलाती है। इन तीनों प्रोटीन का एक्टिवेशन कौन कराएगा, रैस कराएगा। जब तक रैस एक्टिवेटेड नहीं होगा ये तीनों प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होंगी। हम स्टेप बाय स्टेप हर पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रैस मैप काइनेज कैस्केड में क्या होगा, सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल। हम सिग्नल मॉलिक्यूल किसको कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली अभी इंसुलिन को, इंसुलिन को एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। इंसुलिन जब आके बाइंड होगा रिसेप्टर पे, तब रैस मैप काइनेज कैस्केड कैसे चलेगा। तो इंसुलिन के केस में याद हो, ध्यान हो तो हमने एक और वीडियो शेयर किया था मैंने आपसे। इंसुलिन के केस में इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली इंसुलिन के बारे में कहा जाए तो इंसुलिन सेल में या ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है।
इंसुलिन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को सेल के अंदर अपटेक कराने का काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सेल के इनसाइड जाएगा। ये काम होता है इंसुलिन का, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना या ब्लड ग्लूकोज लेवल से ब्लड में से ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना। ध्यान हो तो जिन्होंने भी नहीं देखा इंसुलिन का मेटाबॉलिक पाथवे, अभी हम स्टडी करेंगे इंसुलिन का जीन एक्सप्रेशन का पाथवे। ये कौन सा पाथवे होगा, बेसिकली इंसुलिन का जीन एक्सप्रेशन का पाथवे, जो जीन से जाके जीन के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को एक्सप्रेस करेगा। इंसुलिन से रिलेटेड, हम इंसुलिन सिग्नलिंग से रिलेटेड इसका मेटाबॉलिक पाथवे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यदि जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा, आप बिल्कुल देख सकते हैं वो वीडियो, जिसमें मैं ओवरव्यू बता देती हूँ क्या होता है। इंसुलिन से हमने ग्लूट रिसेप्टर, ज्यादा से ज्यादा ग्लूट ट्रांसपोर्टर को कहाँ शिफ्ट कराया था, सेल की मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कराया था। ज्यादा से ज्यादा ग्लूट ट्रांसपोर्टर यदि सेल की मेम्ब्रेन पे शिफ्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक होगा। ये देखा था हमने, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगी। उस ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करा देते हैं, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज की एक्टिविटी क्या ब्लॉक करेगा उसको, ग्लाइकोजन सिंथेज को कैसे एक्टिवेट करेगा, ये सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। आज हम ही उसी एज ए इंसुलिन को सिग्नल मानते हुए कौन सा कैस्केड चलेगा वो स्टडी करने वाले हैं। यदि इंसुलिन आके एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होगा तब वो किस कैस्केड को फॉलो करेगा, कैसे आगे सिग्नलिंग पाथवे को चलाएगा, वो स्टडी करेंगे। इंसुलिन के केस में हम सबसे पहले देखते हैं सिग्नल कौन हो गया, इंसुलिन हो गया। रिसेप्टर्स कौन हो गया आपके, आरटीकेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और एक इंट्रासेलुलर डोमेन जिसकी साइटोप्लाज्मिक डोमेन या कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन या अल्फा सब यूनिट, ये कह सकते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, दोनों एक अल्फा अल्फा बीटा रिसेप्टर। एक रिसेप्टर के पास एक अल्फा सब यूनिट, अल्फा और बीटा आपस में किससे लिंक्ड होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो अल्फा और बीटा सब यूनिट से मिलकर बने होंगे। ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये इसका साइटोसोलिक डोमेन या ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। इसी के पास क्या होगी, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ही कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, तो इसके में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट नहीं हुई। टायरोसिन काइनेज मतलब वो काइनेज एक्टिविटी जो उसके टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करा दे। ठीक है, अब सबसे पहले जब सिग्नल आएंगे, सबसे पहले इंसुलिन आके बाइंड हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे कौन आके बाइंड हुआ, आपका इंसुलिन एज अ सिग्नल बाइंड हुआ। जैसे ही इंसुलिन आके बाइंड करेगा वही उसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा। टायरोसिन रेसिड्यू, टायरोसिन को किससे डिनोट करते हैं, वाई से। टायरोसिन रेसिड्यू का क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेशन। कैसे होगा फॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। टायरोसिन रेसिड्यू का क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन। टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा कब, जब इंसुलिन आके बाइंड हुआ। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू। टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो गया। जैसे ही टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा, नेक्स्ट अब स्टार्ट हो जाएगा आपका कैस्केड। अब कैस्केड कैसे चलेगा वही देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 IRS1 आके बाइंड करेगा। कौन आके बाइंड करेगा, IRS1। IRS1 आके बाइंड किया। जैसे ही फॉस्फोराइलेट टायरोसिन से IRS1 आके बाइंड करेगा, ये सेम किसके जैसा है, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म तक का, यहाँ तक का पाथवे। सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, उसका भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट का भी बेसिकली फॉस्फोराइलेशन। IRS1 का भी क्या कर दिया उसने, फॉस्फोराइलेशन कर दिया। जैसे ही IRS1 का फॉस्फोराइलेशन हो गया, IRS1 का क्या हो गया, बेसिकली अब आपका फॉस्फोराइलेशन हो गया। IRS1 ने एक डॉकिंग साइट क्रिएट कर दी। अब इस IRS1 से एक प्रोटीन आके बाइंड करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन GRB2 या GRB प्रोटीन। बेसिकली कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करेगी, GRB प्रोटीन आके बाइंड करेगी। GRB प्रोटीन को क्या कहते हैं, ग्रोथ रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट स्टेप में कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करेगी, GRB प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप में कौन सी प्रोटीन है, GRB प्रोटीन ने आके बाइंड किया। GRB प्रोटीन एक टाइप की क्या होती है, अडॉप्टर प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होती है, ग्रोथ रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन। GRB क्या होगी, अडॉप्टर प्रोटीन होगी। GRB के बारे में कहा जाता है इसके पास कोई भी इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। कैसी होती है, अडॉप्टर प्रोटीन होती है, दो सबस्ट्रेट को ज्वाइन करने का या दो प्रोटीन को ज्वाइन करने का काम करती है, बांध के रखने का काम करती है।
ऐसी प्रोटीन है जो एक साइड से IRS1 को बाइंड करेगी, किस डोमेन के थ्रू, SH2 डोमेन के थ्रू, SH2 डोमेन के थ्रू किससे, IRS1 से बाइंड करेगी। ग्रैब GRB के पास एक और डोमेन होता है SH3 डोमेन, ये डोमेन क्या कहलाएगा बेसिकली इसका, SH3 डोमेन। ये सार्स होमोलॉजी 2 डोमेन, एक डोमेन होगा SH3 डोमेन। इस SH3 डोमेन से नेक्स्ट स्टेप में आके बाइंड करेगी प्रोटीन SOS, सन ऑफ सेवनलेस। डिटेल डिस्क्रिप्शन सन ऑफ सेवनलेस का हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के केस में कि कैसे सन ऑफ सेवनलेस होता क्या है। GRB ग्रोथ रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन, सबके फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होंगे। ग्रोथ रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन GRB के SH3 डोमेन से कौन आके बाइंड करेगा अब, SOS। इसके SH3 डोमेन से कौन आके बाइंड किया अब, SOS। फर्स्ट IRS1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेटेड IRS1 ने GRB के SH2 डोमेन के थ्रू बाइंड किया। GRB जैसे ही बाइंड हुआ अब SH3 डोमेन के थ्रू नेक्स्ट स्टेप में किससे बाइंड हो जाएगा, सन ऑफ सेवनलेस SOS प्रोटीन से बाइंड होगा। एक बार SOS प्रोटीन से बाइंड हुआ तब SOS प्रोटीन को क्या कर देगा, वो एक्टिवेट। इस SOS प्रोटीन के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है GEF, ध्यान आ रहा हो तो GEF हमने पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, GEF कैसी प्रॉपर्टी है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये SOS अब जिससे भी बाइंड करेगा उसमें ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देगा। यदि GDP होगा तो GTP में कन्वर्ट कर देगा, GTP होगा तो उसमें GTP। बेसिकली किसको, GEF है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करेगा। इस SOS को किसने एक्टिवेट किया, GRB ने, जो एक एडॉप्टर प्रोटीन थी इसने SOS को एक्टिवेट किया। ये SOS जैसे ही बाइंड होगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, इसकी GF प्रॉपर्टी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये मेम्ब्रेन बाउंड एक प्रोटीन जिसका ही हमें एक्टिवेशन कराना था, RAS, ये मेम्ब्रेन बाउंड है बेसिकली RAS प्रोटीन। RAS प्रोटीन का क्या करा देंगे, एक्टिवेशन। SOS क्या करा देगा अब, मेम्ब्रेन बाउंड G प्रोटीन। RAS क्या होती है, एक टाइप की G प्रोटीन होती है, मोनोमेरिक G प्रोटीन। कैसी होती है, मोनोमेरिक G प्रोटीन होती है। G प्रोटीन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, वो G प्रोटीन में होते हैं, बट इस प्रोटीन में कैसे होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मोनोमेरिक फॉर्म में होती है। इस प्रोटीन के ये नॉर्मल कंडीशन में GDP एसोसिएटेड होती है, नॉर्मल कंडीशन में कैसी होती है, GDP बाउंडेड होती है। लेकिन जैसे ही RAS एक्टिवेट होंगे, RAS में क्या करेगा, इसमें GDP को रिप्लेस कर देगा, किससे, GTP से। GDP को किससे रिप्लेस कर दिया, GDP से। अब RAS GDP बाउंडेड ना होते हुए RAS किस में कन्वर्ट हो गया, RAS GTP। जैसे ही RAS GTP में कन्वर्ट होगा वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। RAS किस में कन्वर्ट हो गया, GTP में कन्वर्ट हो गया। GTP एसोसिएटेड प्रोटीन होगी G प्रोटीन, तो क्या हो गई, ये एक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये कैसी थी, इनएक्टिव। जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी RAS नेक्स्ट स्टेप में किसको एक्टिवेट कराएगी, RAF1 को। नेक्स्ट स्टेप में किस प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देगी, RAF1 का। RAF1 का फॉस्फोराइलेशन करा देगी, इसको फॉस्फोराइलेटेड करके क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी RAF1 प्रोटीन को। RAF1 नेक्स्ट स्टेप में किसको एक्टिवेट कर देंगे, MEK प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। किस प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे, MEK प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे और उसको एक्टिवेट कर देंगे। MEK प्रोटीन नेक्स्ट स्टेप में ERK प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा के उसको एक्टिवेट कर देगी। ERK प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देंगे और उसको एक्टिवेट कर देंगे। RAS ने RAF1 को एक्टिवेट किया, RAF1 ने MEK को एक्टिवेट किया, MEK ने ERK का फॉस्फोराइलेशन करा के उसको एक्टिवेट कर दिया। अब पाथवे चलेगा क्या, ERK का फॉस्फोराइलेशन हो गया और ERK एक्टिवेट हो गया। ये ERK जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, अब ये ERK कहाँ मूव कर जाएगा, सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ मूव कर जाएगा, बेसिकली न्यूक्लियस में। ERK फॉस्फोराइलेटेड ERK जैसे ही न्यूक्लियस में मूव करेगा, न्यूक्लियस में ERK से रिलेटेड प्रोटीन होती है न्यूक्लियस में मूव करने के साथ ही ये एक बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ELK1 का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन करा देगा, ELK1 का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। ये ELK1 का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ,
ERK1 ने किसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया, ELK1 का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। ये ELK1 नेक्स्ट स्टेप में SRF के साथ बाइंड होगा, ELK1 प्लस SRF आपस में बाइंड करके उससे रिलेटेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करा देंगे, जो जिसका काम क्या था, सेल डिवीजन कराना। सेल डिवीजन से रिलेटेड जीन का क्या करा देंगे, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करा देंगे। फंक्शन क्या था, सबसे बेसिकली आपको यहां पे जीन का क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किससे रिलेटेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, जिसका काम था सेल डिवीजन कराना। अब पाथवे कैसे चलेगा ये यहां से ध्यान से समझिएगा। रास एक्टिवेट हुआ, रास ने एक्टिवेट किया है RAF1 को, ठीक है। RAF1 यहां से हो जाएगा, RAF1 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये एक्टिवेट हुआ। RAF1 क्या था, बेसिकली इसके सेरिन या थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होगा। किस रेसिड्यू पे, सेरिन या थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होगा। यहां टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तब इतना पाथवे चला। इस स्टेप में सेरिन थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन चलेगा। सेरिन थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन हुआ, RAF1 एक्टिवेट हुआ। ये RAF1 कहलाता है MAP ट्रिपल के, MAP के मतलब माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस काइनेस काइनेस। MAP ट्रिपल के मैप काइनेस कैस्केड स्टार्ट हो चुका है। ये RAF1 एक्टिवेट कराएगा MEK का फॉस्फोराइलेशन। ये तीनों सेरिन थ्रियोनिन काइनेस, ये सेरिन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे ही फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही MEK का फॉस्फोराइलेशन कराया, ये कौन सा आ गया, मैप काइनेस काइनेस, मैप डबल के। जैसे ही मैप के का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे वो ERK का फॉस्फोराइलेशन करा देगा और ये स्टेप कहलाएगी मैप काइनेस। मैप काइनेस मतलब MAP के, MAP डबल के और MAP ट्रिपल के, ये पूरा पाथवे कहलाता है मैप काइनेस कैस्केड। ये क्या कहलाएगा, मैप काइनेस कैस्केड। स्टार्ट किससे हुआ, रैस से। जब तक रैस एक्टिवेटेड नहीं होता तब तक मैप काइनेस कैस्केड नहीं चलता। अब रैस क्या थी, रैस थी आपको पहले ही बता चुके, एक टाइप की कैसी थी, ये जी प्रोटीन, मोनोमेरिक जी प्रोटीन थी। रैस मोनोमेरिक जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तभी मैप काइनेस कैस्केड ऑन होगा। यदि मोनोमेरिक जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी या रैस एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये पाथवे नहीं चलेगा। ध्यान से समझिएगा एक बार वापस से ब्रीफ में। सबसे पहले इंसुलिन आया, इंसुलिन आके बाइंड हुआ। जैसे इंसुलिन आके बाइंड होगा, साइटोप्लाज्मिक डोमेन के टायरोसिन रेसिड्यू का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ये स्टेप क्या कहलाई आपकी, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया किसका, टायरोसिन रेसिड्यू का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। जैसे ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, उससे आके कौन बाइंड कर जाएगा, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। डॉकिंग साइट जनरेट हो गई, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 आके बाइंड किया। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 जैसे ही बाइंड करेगा, उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और वह एक्टिवेट हो जाएगा। उससे के साथ कौन आके बाइंड कर जाएगा, GRB, ग्रोथ रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन। GRB को क्या कहा जाता है, ग्रोथ रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन। उसके पास दो डोमेन्स होते हैं, SS2 डोमेन और SS3 डोमेन्स। एक टाइप की GRB क्या होती है, एडॉप्टर प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, GRB क्या है, एक टाइप की एडॉप्टर प्रोटीन। एडॉप्टर प्रोटीन है एक टाइप के एडॉप्टर प्रोटीन है जिसके पास दो डोमेन होंगे, SS2 डोमेन और SS3 डोमेन। SS2 डोमेन के थ्रू वो IRS1 से बाइंड करेगा और SS3 डोमेन के थ्रू वो SOS से बाइंड करेगा, सन ऑफ सेवनलेस से। SS3 डोमेन के थ्रू सन ऑफ सेवनलेस से बाइंड किया। इस SOS के पास क्या था, इंट्रिंसिक GEF एक्टिविटी थी, इंट्रिंसिक GEF एक्टिविटी थी। जैसे ही इससे बाइंड करेगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, इसकी GEF एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये GEF क्या करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो रास प्रोटीन था, जो किससे एसोसिएटेड थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड थी, रास, उस रास का इसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन करा दिया। कैसे, रास की GTP को रिप्लेस कर दिया GTP से। GTP जैसे ही GTP से रिप्लेस होगा, रास का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि रास भी क्या एक टाइप की स्मॉल G प्रोटीन है। कैसी है ये, बेसिकली स्मॉल G प्रोटीन। रास भी क्या एक टाइप की स्मॉल G प्रोटीन है, मोनोमेरिक है। कैसी है, मोनोमेरिक, मोनोमेरिक G प्रोटीन है।
जैसे ही RAS एक्टिवेशन होगा, RAS नेक्स्ट स्टेप में RAF1 को एक्टिवेट करा देगा। RAF1 अब यहाँ से चलेगा सेरिन थ्रियोनिन काइनेस पाथवे, मतलब इसमें सेरिन या थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? जनरली फॉस्फोराइलेशन किस अमीनो एसिड पे होता है? जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो सेरिन थ्रियोनिन पे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। सेरिन थ्रियोनिन पे जैसे ही फॉस्फोराइलेशन करेंगे, फॉस्फोराइलेशन का डोनर कौन होगा? फॉस्फेट ग्रुप का डोनर एटीपी फॉस्फोराइलेशन करा देगा RAF1 का। RAF1 जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में MEK एक्टिवेट हो जाएगा। MEK जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो किसको एक्टिवेट कर देगा? ERK को फॉस्फोराइलेशन करके ERK को एक्टिवेट कर देगा। ERK को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटेड काइनेज। एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटेड काइनेज प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटेड काइनेज प्रोटीन। और MEK क्या कहलाते हैं आपके? माइटोजन एक्टिवेटेड ERK एक्टिवेटिंग काइनेज। माइटोजन एक्टिवेटेड ERK एक्टिवेटिंग काइनेज MEK। ERK एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटेड काइनेज को एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन, सेरिन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेटेड ERK कहाँ मूव कर जाएगा? सेल के न्यूक्लियस में। ये क्या है आपका सेल का? बेसिकली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मूव कर जाएगा। ERK सेल के न्यूक्लियस में मूव कर गया। जैसे ERK सेल के न्यूक्लियस में मूव करके जाएगा, किसको एक्टिवेट कर देगा? ELK1 का फॉस्फोराइलेशन करा देगा और ELK1 को एक्टिवेट कर देगा। ELK1 क्या था? एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ELK1 एक्टिवेट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, SRF इट मीन्स सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, SRF को एक्टिवेट करेंगे। ये SRF और ELK आपस में मिलके उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराने का काम करेंगे जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे, ट्रांसलेशन करा देंगे, जिस क्या करेगी? सेल डिवीजन कराएगी। सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे। मेन बेसिक फंक्शन ही ये था। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, GRB जिस SOS से बाइंड होता है वो बेसिकली किस रीजन से? प्रोलिन रिच रीजन। SOS का जो हाईली प्रोलिन वाला रीजन होता है, जिसमें प्रोलिन अमीनो एसिड होते हैं, उससे SH3 डोमेन बाइंड करता है। तो ये था बेसिकली इंसुलिन का RAS मैप काइनेस कैस्केड पाथवे कैसे चलता है, कब RAS एक्टिवेटेड होंगे, कब MEK या ERK का फॉस्फोराइलेशन करा के उसको एक्टिवेटेड करेंगे, ये सब हमने डिटेल में स्टडी किया। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल सी बात है कि यदि कोई सिग्नल आया है, ये था आपका G प्रोटीन वाला कंसेप्ट कि G प्रोटीन है। G प्रोटीन के केस में हमने देखा था कि यदि कोई पाथवे को इनएक्टिव कराना है आपको G प्रोटीन से रिगार्डिंग, तो क्या होती है? उसके पास एक एक्टिविटी होती है गैप। क्या एक्टिविटी होती है? गैप। GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। मतलब RAS के पास क्या है? ऑटोमेटिक गैप एक्टिविटी है। जैसे ही इस पाथवे को स्टॉप करना रहेगा, वो अपनी गैप एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा। GTP का हाइड्रोलाइज होगी, GTP वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? GDP में। GTPase एक्टिविटी एक्टिवेट होगी इसकी, जो GTP को किस में कन्वर्ट कर देगा? GDP में। जैसे ही GTP का कन्वर्जन GDP में होगा, किसके थ्रू होगा? ये बेसिकली GTPase एंजाइम के थ्रू या गैप के थ्रू। ये GDP को किस में कन्वर्ट कर देगा? GDP में। जैसे ही GDP में कन्वर्ट हुआ, उसका इनएक्टिवेशन हो गया, पाथवे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है CSIR में कभी कभी कि यदि RAS में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? यदि RAS प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? यदि RAS प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो सेल सिग्नल कैस्केड हमेशा ऑन रहेगा। RAS हमेशा GTP बाउंडेड रहेगा, GTP हमेशा RAF1 को एक्टिवेट करेगा, RAF1 MEK को और ERK को एक्टिवेट करेंगे और सेल डिवीजन हमेशा होता रहेगा। उसके रिगार्डिंग जीन का एक्टिवेशन हमेशा होता रहेगा। यदि किसका? RAS1 का हमेशा एक्टिवेशन रहा या म्यूटेटेड हो गया हो। यदि RAS म्यूटेटेड हो जाएगा, मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। RAS के एक्टिवेशन से ट्यूमर फॉर्मेशन, तो ध्यान रखिएगा यदि RAS म्यूटेटेड होगा तो क्या कंसेप्ट होगा, ये सब। यदि सिग्नल ऑटोमेटिक बाइंडेड रहेंगे हमेशा, तब भी SOS क्या करेगा? RAS को एक्टिवेटेड रखेगा। यदि सिग्नल बाइंड है, SOS हमेशा RAS को एक्टिवेटेड रखेगा, तब भी ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये था आपका RAS मैप काइनेस कैस्केड पाथवे। किस सिग्नल के रिस्पॉन्स में है? ये इंसुलिन। जब इंसुलिन आके बाइंड करेगा, कमिंग वीडियोस आपका आएगा कि यदि ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड करेगा तो कैस्केड कैसे चलेगा। कैस्केड पूरा सेम होगा ग्रोथ फैक्टर के केस में भी, बस डिफरेंस होंगे उसके एंजाइम्स में कि डिफरेंस होगा उसके बेसिकली जीन्स में कि किस जीन को जाके वो एक्टिवेट कर रहा है।
यहाँ पे ELK1 का फॉस्फोराइलेशन कराया, यदि ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड करेंगे तो डिफरेंट टाइप के FOS का फॉस्फोराइलेशन, MEK का फॉस्फोराइलेशन, बेसिकली उन जीन को एक्टिवेट कराएंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ग्रोथ फैक्टर्स के आने पे रिस्पॉन्स शो करें। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इंसुलिन कैस्केड। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।